Good morning, students. Today we will discuss about respiration. In the lesson Life Activity, we have discussed about nutrition, both in plants and human beings. And today we will discuss respiration. Actually, in general people, respiration is considered as intake of air, especially oxygen, and exhalation of carbon dioxide. But in scientific language, it is not respiration. It is only breathing. सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, सामान्य लोग इसी को रेस्पिरेशन समझते हैं, लेकिन साइंस के भाषा में ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये रेस्पिरेशन का एक फेज है. एक्चुअली इसको ब्रीथिंग कहते हैं. तब एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वह लाइफ एक्टिविटी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं, उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में खर्च करते हैं और बाई प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया उसको बाहर निकाल देते हैं. इस तरह रेस्पिरेशन में दो फेज हो गए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. External respiration is completely physical process, whereas cellular respiration is chemical process. अब देखो, एनिमल हो या प्लांट हो, वो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लेते हैं जिसमें से ऑक्सीजन उनके यूटिलिटी का है, बाकी एयर वो बाहर निकाल देते हैं. ब्रीथिंग इसको कहेंगे. ब्रीथिंग में सांस लेने को इनहेलेशन और सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं, और ये कंप्लीट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? वो जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया या किसी एनिमल के बॉडी के अंदर गया, एक्चुअली वो लंग में जाता है. मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा. लंग से ब्लड में मिक्स होके वो ईच एंड एवरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वहाँ पर जाके ग्लूकोज को पहले पायरुविक एसिड या पायरुवेट में ग्लूकोज टूटेगा और उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी बनाएगा. एटीपी को हम एनर्जी क्वाइन कहते हैं और समय समय पर वही एटीपी एडीपी में बदलता है और हम उस एनर्जी को यूज करते हैं. एक्चुअली पहले ग्लूकोज जो है इसका कन्वर्सन होगा पायरुवेट, इसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं. एक मोलिकुल ग्लूकोज से पायरुवेट के दो मोलिकुल बनते हैं और फिर उसके बाद ये सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया तब ये ग्लूकोज लास्टली कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यही हमारा एनर्जी क्वाइन है. पहले हम लोग एक बार फिर दिमाग में बिठाएं. टेकिंग इनसाइड ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एक्चुअल रेस्पिरेशन. इट इज एक्चुअली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज ब्रीथिंग. Actually, cellular respiration is conversion of glucose into pyruvate and then conversion of pyruvate into carbon dioxide, water and adenosine triphosphate. Actually, by one molecule of glucose, there is preparation of 38 molecules of adenosine triphosphate. अब हम पहले देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट होता है. तो
respiration on the basis of availability of oxygen दो तरह का होगा, एक होगा ऑक्सी रेस्पिरेशन और दूसरा होगा एनॉक्सी रेस्पिरेशन। ऑक्सी रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दिमाग में बिठाने की बात है, वेदर वी से इट ऑक्सी रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनाक्सी रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, हमने तो चर्चा कर ली कि ग्लूकोज के एक मोलिकुल से पायरुविक एसिड या पायरुवेट के दो मोलिकुल बनते हैं। वहाँ फर्दर रेस्पिरेशन का फेट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर उस पायरुविक एसिड या पायरुवेट को ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया, तब ग्लूकोज का या पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और एंड प्रोडक्ट हमारे बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मोलिकुल ऑफ एटीपी। यही एनर्जी पॉइंट है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब भी रेस्पिरेशन होगा, लेकिन वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में पार्शियली ऑक्सीडेशन होगा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट कर जाएगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम 2 ATP। वहाँ भी हमारा एनर्जी बनेगा, लेकिन एनर्जी का अमाउंट बहुत कम होगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। एनिमल के बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बन गया और अगर वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सी रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो उस कंडीशन में एनारोबिक होगा और वहाँ एंड प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बहुत कम। अब देखिए, जब कोई भिगोरस लेबर करता है, मान लीजिए कि आप कहीं खेल रहे हैं, अचानक शेर आ जाए, आप तो बहुत तेजी से भागिएगा। उस समय आपका लेबर भिगोरस होगा। भिगोरस लेबर के टाइम में आप 2-3 बात फील कीजिएगा। हार्ट बीट बढ़ जाएगा। क्यों? हार्ट हैज टू सप्लाई मोर एंड मोर ब्लड विथ ऑक्सीजन। एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई बढ़ा देता है हार्ट, इसीलिए हार्ट बीट बढ़ता है कि वहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाए ईच एंड एवरी सेल में और पूरा एनर्जी बने। फिर भी ऑक्सीजन की कुछ कमी रह जाती है। अब देखते हैं कि तेजी से पेंटिंग करने लगते हैं लोग, तेजी से सांस चलने लगेगा, खूब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों? एनर्जी का डिमांड बढ़ा हुआ है और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए। इसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए। तो वो ब्रीथिंग से सफिशिएंट अमाउंट लंग में पहुँचे और हार्ट बीट इसलिए बढ़ जाता है कि सर्कुलेशन बढ़ा के वो ऑक्सीजन पहुँचा दे। फिर भी कुछ मस्कुलर सेल्स हैं जिन मसल्स में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड बनता है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि भिगोरस लेबर के बाद पसीने से दही जैसा स्मेल आने लगता है, दैट इज स्मेल ऑफ लैक्टिक एसिड। उसके बाद अब हम लोग ब्रीथिंग को कंप्लीट समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, now we will understand the mechanism of external respiration, that is breathing. For this purpose, there is a well-developed respiratory system in our body, which starts
फ्रॉम नॉस्ट्रिल अप टू लंग। ये नोज देख रहे हो, नोज में 2 नॉस्ट्रिल हैं, यहीं से एयर इंटर करता है। यहाँ दोनों लंग के नीचे, लेफ्ट लोब राइट लोब के नीचे डायफ्राम देख रहे हो। रिब मसल्स में कंस्ट्रिक्शन होने से डायफ्राम एक्सपेंड होकर नीचे की तरफ बैठता है और इससे लंग के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम होने से नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग जान चुके थे कि यहाँ ग्लोटिस के पास विंड पाइप और फूड पाइप दोनों पैरेलल जाते हैं। ये फूड पाइप दैट इज ट्रेकिया, यहाँ पर ग्लोटिस के बाद लैरिंग्स होता है जिसको हम स्वर यंत्र बोल रहे हैं। यहाँ हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं या आप बोलते हैं या कोई एनिमल बोलता है, उसी लैरिंग्स से होके जब एयर पास करता है और लैरिंग्स का लिगामेंट जब वाइब्रेट करता है उसी से साउंड प्रोडक्शन होता है। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आप देख रहे हैं, इसमें सर्कुलर हाफ सर्किल के रूप में कार्टिलेज के बने हुए रिंग टाइप के होते हैं जो इसको फैलाए रखते हैं। इससे ये कंस्ट्रिक्ट होने से बच जाता है। इसी ट्रेकिया से एयर पास करेगा। जब ट्रेकिया का लास्ट में आप लंग में घुसने के पहले 2 भाग में बढ़ जाता है, इसको प्राइमरी ब्रोंकस कहेंगे। ब्रोंकस, ब्रोंकी, प्लूरल सिंगुलर वही चीज है। ब्रोंकस जब आगे बढ़ेगा तो सेकेंडरी ब्रोंकस लंग के अंदर, ये ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकस बना, प्राइमरी ब्रोंकस बढ़ गया सेकेंडरी ब्रोंकस में, इसके बाद टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये ब्रोंकस बनते जाएंगे और लास्ट पोर्शन जो है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको एल्वियोली कहते हैं। यह बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली जो है रिच ब्लड वेसल के कांटेक्ट में रहता है हमेशा, और जब लंग में एयर प्रेशर कम होगा डायफ्राम के लो वाट शिफ्टिंग से, लंग एक्सपेंड करेगा, तब एयर रश करेगा। एयर रश करेगा, रिच ब्लड वेसल के संपर्क में एल्वियोली है, तो आप ब्लड में जानते हैं आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब जो लंग के अंदर हार्ट से आया था ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होके क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्योर ब्लड कहते हैं। ये प्योर ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से पूरे बॉडी में पंप होगा, ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। वहाँ पर ये ऑक्सीजन अनलोड कर देगा जो रेस्पायरेशन में खर्च होगा, और रेस्पायरेशन से वाटर वेपर के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो फिर ब्लड के साथ मिल के लंग तक आएगा और यहाँ से एक्सहेल हो जाएगा। इस तरह इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने लंग के अंदर, और रेस्पायरेशन का इंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा हम एक्सहेल कर देते हैं। अब जितना अमाउंट ऑफ एयर हमने इनहेल किया था, ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन नाइट्रोजन जो है जो बच गया वो नाइट्रोजन और एक्सहेलेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सब के साथ बाहर निकल जाता है। वाटर वेपर का प्रेजेंस देखने के लिए आप जाड़े के दिनों में शीतलहर में जब सांस छोड़ते हैं तो धुआं लाइक स्ट्रक्चर आपके मुंह से बाहर निकलता होगा, वो वाटर वेपर है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इसी तरह नाइट्रोजन निकलता है। इस तरह एक्सटर्नल रेस्पायरेशन आप समझ गए, दैट इज ओके।